हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लैरिटी इन लॉ में। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 45 को समझा था और बेसिकली अबैटमेंट के फाउंडेशनल कंसेप्ट्स को पढ़ा था कि आखिर अबैटमेंट होता क्या है। और आज की वीडियो में हम आगे आने वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन 46 से, जो कि बेसिकली हमें ये बताता है कि अबैटर आखिर होता क्या है। सेक्शन 46 कहता है अ पर्सन अबैट्स एन ऑफेंस who abets either the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abetter। तो सेक्शन 46 कहता है कि एक पर्सन किसी ऑफेंस को अबेट करता है अगर वह किसी ऑफेंस के कमीशन को अबेट करता है। बेसिकली किसी ऑफेंस के होने के लिए अबेटमेंट करता है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात है और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस, मतलब किसी ऐसे एक्ट के होने के लिए अबेटमेंट करता है जो कि एक ऑफेंस होता अगर उसे एक केपेबल व्यक्ति जो कि उस ऑफेंस को करने के लिए केपेबल है, अगर उस ऑफेंस को वैसा व्यक्ति वैसा पर्सन कमिट करता तो सेम इंटेंशन और नॉलेज के साथ में। आइए इसे थोड़े एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। देखिए जो पहली बात थी उसके लिए तो सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे ए बी को अबेट करता है कि वो सी को मार दे और बी बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो जाके सी को मार देता है। तो बी तो लाइबल हो जाएगा मर्डर के लिए, लेकिन ए लाइबल होगा अबेटमेंट फॉर मर्डर के लिए। अब हम देखते हैं दूसरी वाली बात का एग्जांपल। सपोज करते हैं इस बार ए बी को अबेट तो करता है, लेकिन इस बार जो ये बी नाम का व्यक्ति है ये एक 6 साल का बच्चा है और ए से बोलता है कि उसे सी को मार देना है। उसे बेसिकली अबेट करता है। हो सकता है बी को शायद सी के खाने में जहर मिलाने को कहता हो या किसी और तरीके से उसे अबेट करता हो। मान लेते हैं कि बी जैसे तैसे करके सी को मार भी देता है, शायद उसके खाने में जहर मिला देता है या कोई और काम करके उसे मार देता है। लेकिन क्योंकि बी तो सिर्फ 6 साल का है तो उसकी तो कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। उसने तो किसी भी टाइप का ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि बी को डिफेंस मिल जाएगा सेक्शन 20 में, जिसके बारे में हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जो कि हमें बताता है डॉली इंकैपेक्स, मतलब एक 7 साल से छोटा बच्चा किसी भी टाइप का ऑफेंस नहीं कर सकता है, उसे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो यहाँ पे जो बी है उस पे तो कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो इसका मतलब बी ने तो कोई ऑफेंस नहीं किया है, लेकिन स्टिल ए अभी भी लाइबल होगा अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर बी केपेबल होता मर्डर करने के लिए, तब जाके अगर ए जैसे लाइबल होता, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, तो वैसे ही इस एग्जाम्पल में भी ए उसी तरीके से लाइबल होगा। तो बेसिकली सेक्शन 46 की दूसरी बात क्या कहती है? सेक्शन 46 की दूसरी बात हमें ये बताना चाहती है कि कोई भी पर्सन अबेटर होता है अगर वह अबेटमेंट करता है किसी ऑफेंस के होने के लिए, और दूसरी बात कहती है कि अगर वह अबेटमेंट करता है एक ऐसे एक्ट के लिए जो कि ऑफेंस होता अगर उसे कोई केपेबल पर्सन कमिट करता। तो इन दोनों ही केसेस में ए अबेटमेंट के लिए लाइबल होगा। बेसिकली इन दोनों ही केसेस में जो भी वो पर्सन है जो कि अबेटमेंट कर रहा है वो अबेटमेंट के लिए लाइबल होगा। तो अभी हमने पढ़ा सेक्शन 46 जो कि हमें बताता है कि अबेटर कौन होता है। तो बेसिकली सेक्शन 46 हमें बताता है अबेटमेंट की कल्पेबिलिटी के बारे में। जैसा कि हमने हमारे शुरुआती लेक्चर्स में देखा था कि बीएनएस में 2 टाइप की बातें बताई गई हैं, एक तो कल्पेबिलिटी और एक लायबिलिटी। कल्पेबिलिटी का मतलब तो ये होता है कि कौन सा एक्ट पनिशेबल होगा, लेकिन कितनी पनिशमेंट मिलेगी इसके बारे में हमें लाइबिलिटी बताती है कि वो पर्सन किस हद तक लाइबल है। तो अबेटमेंट की लाइबिलिटी यानी अबेटमेंट की पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं 4 सेक्शंस, सेक्शन 49, सेक्शन 54, सेक्शन 55 और सेक्शन 56। तो बेसिकली अबेटमेंट अपने आप में क्या होता है इसके बारे में तो हमें बताता है सेक्शन 45। अबेटमेंट की कल्पेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में हमें बताता है सेक्शन 46, और अबेटमेंट की लाइबिलिटी क्या होती है उसके बारे में हमें बताएंगे सेक्शन 49, सेक्शन 54, सेक्शन 55 और सेक्शन 56। उनको पढ़ने से पहले आइए पहले सेक्शन 46 के एक्सप्लेनेशंस को पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर may not himself be bound to do that act। मतलब अगर किसी ऐसे इलीगल ओमिशन का अबेटमेंट होता है, मतलब कोई चीज नहीं करना, ऐसा ओमिशन जो कि ऑफेंस हो सकता है। और ये ओमिशन किस तरीके का है जो कि ऑफेंस हो सकता है? बेसिकली एक इलीगल ओमिशन है जो कि ऑफेंस का रूप ले सकता है। भले ही अबेटर खुद उस एक्ट को करने के लिए बाउंड नहीं हो, स्टिल अगर वो ऐसे इलीगल ओमिशन का अबेटमेंट करता है तो वो अबेटमेंट के लिए लाइबल होगा। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करते हैं एक पूल है जिसमें एक पर्सन डूब रहा है। अभी यहाँ पे एक लाइफ गार्ड है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो डूबते हुए लोगों को बचाए, उन्हें बाहर निकाले। और अगर वो ऐसा नहीं करता है और उसके ऐसा नहीं करने के कारण वो इंसान मर जाता है तो वो लाइफ गार्ड मर्डर के लिए लाइबल होगा। अब इसे ही अबेटमेंट के तरीके से देखते हैं। सपोज करते हैं सी नाम का पर्सन भी वहीं पे ही खड़ा है और वो पूल के पास खड़े होकर उस डूबते हुए पर्सन को देख रहा है। अब जो सी है
वो लाइफ गार्ड को अबेट करता है इलीगल ओमिशन के लिए। बेसिकली उसे इस तरीके से भड़काता है कि वो उस डूबते हुए व्यक्ति को ना बचाए, और अगर उसकी बातों में आके लाइफ गार्ड उस डूबते हुए पर्सन को नहीं बचाता है, जिसकी वजह से वो पर्सन मर जाता है, तो सी अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। भले ही सी की जिम्मेदारी ना हो कि वो डूबते हुए पर्सन को बचाए, बट स्टिल उसने एक इलीगल ओमिशन का अबेटमेंट किया है, जिसने एक ऑफेंस का रूप ले लिया है। देखिए बेसिकली इस चीज के पीछे की पॉलिसी ये है कि अबेटमेंट के ऑफेंस का पर्पस ही यही है कि अबेटमेंट के होने को रोका जा सके, उसे प्रिवेंट किया जा सके। और इसीलिए अगर वह ऑफेंस अबेटर के लिए है या फिर वो ऑफेंस अबेटेड पर्सन के लिए है, अबेटर तो अबेटमेंट के लिए लायबल होगा। और इसीलिए पिछले एग्जाम्पल में अबेटर इस बात को नहीं कह सकता या फिर इस चीज का डिफेंस नहीं ले सकता कि जिस चीज का अबेटमेंट उसने किया है वो उसके लिए ऑफेंस नहीं था। बेसिकली वो ये नहीं कह सकता कि वो उस डूबते हुए पर्सन को बचाने के लिए जिम्मेदार नहीं था, उसे बचाना तो लाइफ गार्ड का काम था। भले ही वो ड्यूटी बाउंड ना हो उस एक्ट को करने के लिए, बट स्टिल अगर उसने उस एक्ट को ना करने के लिए, बेसिकली उसके इलीगल ओमिशन के लिए अबेटमेंट किया है, तो उसे अबेटमेंट के लिए लायबल ठहराया जाएगा। आइए अब एक्सप्लेनेशन 2 को पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। तो इसके बारे में तो हम पिछली वीडियो में पढ़ ही चुके हैं कि अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन और अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में अबेटेड ऑफेंस का होना जरूरी नहीं है। अगर उनका सिर्फ अबेटमेंट ही हो चुका है तो भी अबेटर को अबेटमेंट के लिए लायबल ठहरा दिया जाएगा। आइए अब एक्सप्लेनेशन 3 को पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 3 कहता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज as that of the abetter or any guilty intention or knowledge। इस बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली एक्सप्लेनेशन 3 हमें वापस से वही बात बताता है कि ये जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन को अबेट किया गया है वो ऑफेंस को कमिट करने के लिए केपेबल हो, या फिर उसका अबेटर की तरह ही सेम गिल्टी इंटेंशन या फिर नॉलेज हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसका बिल्कुल भी गिल्टी इंटेंशन नहीं हो या फिर उसे बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं हो कि वो क्या करने जा रहा है। जैसे कि हमने वो एग्जाम्पल देखा ही था 7 साल से छोटे बच्चे वाला। बेसिकली अगर ए एक बच्चे को कुछ चुराने के लिए कहता है और वो बच्चा 7 साल से छोटा है, तो बच्चा तो लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा डॉली इंकैपेक्स की वजह से, सेक्शन 20 उसे डिफेंस दे देगा। तो बच्चा तो लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उसकी एज की वजह से, और वो ये भी नहीं समझ सकता कि वो जो एक्ट कर रहा है, जैसे चोरी कर रहा है, तो वो बच्चा ये नहीं समझ सकता कि चोरी करना गलत है। बट स्टिल ए जिसने बच्चे को अबेट किया है उसे तो अबेटमेंट के लिए लायबल किया जाएगा। आइए अब एक्सप्लेनेशन 4 को पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 4 कहता है, द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। ये भी काफी इजी सी चीज है। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं ए बी को बेट करता है डी का मर्डर करने के लिए। अब जो बी है वो सी को बेट करता है डी का मर्डर करने के लिए, और सी जाके डी को मार ही देता है, बेसिकली उसका मर्डर कर देता है। तो सी ने तो मर्डर किया है, लेकिन ए और बी ये दोनों ही अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए लायबल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सप्लेनेशन 4 हमें ये बताता है कि अबेटमेंट का अबेटमेंट करना भी ऑफेंस होगा। आइए अब एक्सप्लेनेशन 5 को पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 5 कहता है, इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी दैट द अबेटर शुड कंसल्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट। It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed। देखिए आपको याद होगा जब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61 को अच्छे से पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी और जनरल कॉन्स्पिरेसी। एक्सप्लेनेशन 5 भी उसी से रिलेटेड है। आइए इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ए बी को ऐसा कहता है कि वो एक्स को मारना चाहता है, और वो उसे कहता है कि भाई तुम मुझे जहर लाके कहीं से दे दो। तो ए का बी को ये कहना कि बी उसे कहीं से जहर का बंदोबस्त करके दे दे, उसे जहर कहीं से सप्लाई करके दे दे, तो ये एक पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी हो गया। जो बी है वो आगे जाकर सी से बात करता है और उसे कहता है कि सी उसे कहीं से पॉइजन को सप्लाई कर दे। अब बी का सी को जहर सप्लाई करने के लिए कहना एक ओवरटेक्ट हो गया, जिसकी वजह से बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए तो लायबल हो ही गया, लेकिन साथ ही जब वो सी को कन्विंस करने की कोशिश करता है जहर सप्लाई करवाने के लिए, और सी उसे जहर सप्लाई करवा भी देता है, तो बी भी अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल हो जाएगा। अब सी जहर बी को दे देता है और बी वापस आकर उस जहर को ए को दे देता है, और ए जाकर उस जहर को एक्स के खाने में मिला देता है, जिसकी वजह से एक्स मर जाता है। अब यहाँ पर जो सी है वो भी अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए लायबल होगा, भले ही जो सी है वो ए को ना जानता हो। तो एक्सप्लेनेशन 5 कहता है कि ये जरूरी नहीं है
कि जब भी अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस हो रहा हो तो उसमें जो अबेटर है वो उस पर्सन को जानता हो जो ऑफेंस को कर रहा है। बस इतना ही काफी होगा। अगर अबेटर ऑफेंस को करने के लिए कॉन्स्पिरेसी में इंगेज हो जाता है तो इसका मतलब फर्क नहीं पड़ता कि पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसीज वाले लोग मेन एक्ट को या फिर पूरी जनरल कॉन्स्पिरेसी के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो। अब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि सी ए के बारे में जानता हो या नहीं जानता हो, सी भी अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए लायबल होगा। और इसी के साथ आपने सेक्शन 46 को अच्छे से समझ लिया है। बेसिकली सेक्शन 46 हमें ये बताता है कि अबेटर कौन होता है। सेक्शन 46 हमें अबेटमेंट की कल्पेबिलिटी के बारे में बताता है। अब अबेटमेंट के आगे आने वाले कंसेप्ट्स जैसे अबेटमेंट की पनिशमेंट के बारे में और बाकी के सेक्शंस के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ में।